हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे वैगनर की थ्योरी के बारे में, और पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज भी हमने कुछ स्टडी की थी। आप देख सकते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ भी हमने कुछ स्टार्ट कर ली थी, जिसमें हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी, यानी कि संवहनीय धारा का सिद्धांत। उसके बाद में मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर हमने पढ़ा था, यानी कि महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, ये हमने पढ़ लिया था। देन हम लोग बात कर रहे थे ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो ओशन का बॉटम होता है, यानी महासागर की जो तली होती है, वो एक्चुअली एक प्लेन सरफेस की तरह नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, उस पर भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे माउंटेन्स, हिल्स, गहरी खाइयाँ, ट्रेंचेस, ये सब चीज़ें भी ओशन बॉटम में देखने को मिलती हैं। तो हम बेसिकली जो हमारा ओशन फ्लोर है, उसको पूरी तरीके से पूरे एरिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 बड़े बड़े क्षेत्रों में बांट सकते हैं। कौन से बड़े एरियाज हैं वो? एक तो था कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एक था डीप सी बेसिन, और एक था मिड ओशनिक रिजेस। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में। कॉन्टिनेंटल मार्जिन वो एरिया होता है, दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। एक्चुअली कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा अपने खुद के जो नोट्स हैं उनसे बता देती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, हालांकि हमने इसको प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा देख लिया था। ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पे लैंड सरफेस है, यानी कॉन्टिनेंट है, और धीरे धीरे आप ओशन की तरफ चलते हैं तो हल्का हल्का सा जो स्लोप है वो आना शुरू होता है। इस हल्के स्लोप को, जेंटल स्लोप वाली एरिया को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, यानी महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। देन अचानक से एक सडन स्टीप स्लोप यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है, ये कहा जाता है। तो ये दोनों जोन होते हैं, तो इसी को ये दोनों जोन कहाँ आते हैं? कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आते हैं। इसके बाद में कॉन्टिनेंटल राइज आता है, उसके बाद में डीप ट्रेंचेज आते हैं, यानी जो गहरे गर्त होते हैं, गहरी खाइयाँ जो होती है, वो भी इसी में काउंट होती है। इसके बाद में सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है, ये वाला, जिसको हम कहते हैं डीप सी बेसिन, जिसको अबैसल प्लेन भी कहा जाता है। तो देखिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन बेसिकली क्या होते हैं, अब इसी के बारे में बात हो रही है कि ये एक ट्रांजिशन होता है, यानी एक संक्रमण क्षेत्र होता है। किसके बीच में? ये होता है कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन के बीच का, यानी कि जो गहरे जो मैदान होते हैं उनके, और साथ ही साथ में जो आपके महाद्वीपीय किनारे होते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होते हैं, उनके बीच के अंदर ये, उनके बीच का ये भाग होता है। इसमें हम किस किस को रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये आपको याद रखनी है लाइन। यहाँ इनमें हम रखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट को, कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल। देन आता है कॉन्टिनेंटल राइज, यानी कि महाद्वीपीय उभार। देन आता है डीप ओशनिक ट्रेंचेस, यानी कि गहरे सागरीय खाइयाँ या गर्त, जिन्हें ट्रेंचेस भी कहा जाता है। तो ये 4 पार्ट्स है किसके? कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के। ये चारों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसे ही देके पूछ लिया जाएगा कि विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन का या महाद्वीपीय सीमा का निम्न में से कौन सा एक भाग नहीं है, ये करके पूछ लिया जाएगा। तो 4 आपको पता होंगे, तो 5th कोई अलग सा ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा। इसके बाद में आगे दे रखा है, ऑफ दीज द डीप ओशनिक ट्रेंचेस आर द एरियाज विच आर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंटल इज कंसिडर्ड। अब जब हम बात करते हैं इन चारों के बारे में, तो इनमें से जो डीप ट्रेंचेस होते हैं, इनके बारे में जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये इतने गहरे होते हैं कि इतना डेप्थ तक जाना और इनके बारे में जानकारी जुटा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए यही एक रहस्य या खोज का विषय होता है एक्चुअली। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अबाइसल प्लेन। दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड मिड ओशनिक रिजेस। आप देख सकते हैं ये अबाइसल प्लेन, यानी कि जो डीप सी बेसिन होते हैं, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं द्वितलीय मैदान। ये जो मैदान होते हैं एक्चुअली वो इस पहले और थर्ड वाले पार्ट के बीच का एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। तो यही चीज़ दे रखी है कि दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन, यानी ये बहुत ही बड़े मैदान होते हैं जो ओशन के अंदर फैले होते हैं, और ये किसके बीच में होते हैं? कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यानी पहला जो एरिया था वो, और जो थर्ड वाला है मिड ओशनिक रिज, उसके बीच का। मिड ओशनिक रिज को हम क्या कहते हैं? मध्य महासागरीय कटक। The abyssal plains are the areas where the continental sediments that move beyond the margins get deposited. ये मैदान एक्चुअली बनता कैसे है? मैदान के बनने का, इस प्लेन के बनने का रीज़न होता है जो आप कॉन्टिनेंटल स्लोप देख रहे हैं, ये ढाल बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल होता है, जो मलबा डिपॉजिट होता है, वो यहाँ डिपॉजिटेड फॉर्म में नहीं रह पाता है,
यहाँ निक्षेपित नहीं हो पाता है, जमा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसका ढाल बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो वो एक्चुअली यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है और धीरे धीरे यहाँ पे जमा होता जाता है और लेयर बाय लेयर जमने की वजह से एक प्लेन मैदान बनना स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अबाइसल प्लेन या डीप सी बेसिन भी उसे कहा जाता है। तो अबाइसल प्लेन एक्चुअली बनता कैसे है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से जो भी मटेरियल बहाकर लाया गया है उसको इस मैदान में जमा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मैदान बनकर तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पे, मिड ओशनिक रिजेस यानी कि मध्य महासागरीय कटक। ये क्या होते हैं? देखिए, रिजेस का सिंपल मतलब होता है पानी में डूबी हुई जो एक माउंटेन रेंज होती है, पर्वत श्रृंखला होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, रिज कहते हैं, अगर वो अंडर वाटर है तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन, यानी कि ये क्या होता है, ये पर्वतों की एक श्रृंखला होती है, यानी बहुत सारे माउंटेन्स का एक चेन होती है ये, जो कि पानी के अंदर पाई जाती है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ पे अगर हम बात करें, इसमें मैं कॉन्टिनेंट्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे ओशन को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो ये जो पानी में डूबे हुए जो अंडर वाटर मिड ओशनिक रिजेस होते हैं, ये सबसे लंबे यानी कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज होती है, हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो थ्रू सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, अ फ्रैक्शनेट प्लेटो एंड फ्लैंक जोन ऑल अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे एक माउंटेन जो होता है या एक हिल जो होती है, उसका एक शीर्ष होता है, उसका जो एक पीक पॉइंट होता है, वैसे ही ये जो एक रिज होता है इसके भी पीक्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, शिखर होते हैं। और साथ ही साथ में कुछ फ्लैट ऊपर से जो जैसे प्लेटोज होते हैं उसमें थोड़ी हाइट होती है, लेकिन टॉप पे वो एक टेबल की तरह से फ्लैट होता है वो एरिया। तो इस तरह के जो प्लेटो होते हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। साथ ही साथ में इसकी लंबाई के साथ साथ में इसके किनारों के ऊपर जो है इस तरह के जो प्लेटोज है और इस तरह के जो शिखर होते हैं, पीक्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब इसके जो शीर्ष वाले भाग होते हैं, जो क्रेस्ट वाला पार्ट है यानी पीक पॉइंट, इस मिड ओशनिक रिज के जो पीक होते हैं यानी इसके जो शिखर होते हैं, वो ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखी जाती है, यानी बहुत ज़्यादा गहरे या एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे जनरली देखे जाते हैं। और इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू दिस टाइप ऑफ वॉल्केनोज एज मिड ओशनिक वॉल्केनोज। इससे पहले एक चैप्टर था जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम आगे चल के उसको पढ़ेंगे। उस चैप्टर में बताया गया था कि कैसे अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, अलग अलग तरह के ज्वालामुखी होते हैं, जो कि इस मिड ओशनिक रिज के आसपास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हमने मेनली 3 पॉइंट्स देखे हैं। एक है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एक है नंबर 2 अबैसल प्लेन, और नंबर 3 हमने देख लिया मिड ओशनिक रिजेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय सीमा, द्वितलीय मैदान और मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, यानी भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करती हूँ कि जब भी हम अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, उससे पहले हमें एक चैप्टर और पढ़ना जरूरी होता है, उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है। वो हमें एक्चुअली ये बताती है कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कौन से ऐसे जोन है जहाँ पर आ सकते हैं। जब उन एरियाज़ के बारे में आप पढ़ लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि ये जैसे ही सेगमेंट खत्म होगा तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही दी हुई है, तो वहाँ पर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसका रेफरेंस आ रहा है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि क्या चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि यानी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ज्वालामुखी और भूकंप कौन कौन से एरियाज में आते हैं, उनका वितरण क्या है, उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो अर्थ है उस पूरी अर्थ के ऊपर अलग अलग प्लेटें पाई जाती है, प्लेट्स पाई जाती है। वो प्लेट्स, अब प्लेट्स क्या होती हैं उसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे। आप ये समझ लीजिए कि कॉन्टिनेंट्स और जो ओशन है वो किसी एक बड़ी प्लेट के ऊपर तैर रहे हैं। अभी वैगनर की थ्योरी पढ़ने तक आपको लग रहा होगा कि सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही है जो अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कॉन्टिनेंट शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। कॉन्टिनेंट यूँ समझ लीजिए कि एक कटोरी है, एक बोल है जो कि किसी प्लेट में रखा हुआ है,
और अगर आप उस प्लेट को पानी के अंदर तैराते हैं, फ्लोट कराते हैं, तो एक्चुअली वो जो बोल है, जो कटोरी है, वो फ्लोट नहीं कर रही है, बल्कि क्या फ्लोट कर रहा है, वो प्लेट फ्लोट कर रही है। तो एग्जैक्टली वैसे ही कॉन्टिनेंट एंड ओशंस जो है वो छोटे छोटे बोल्स हैं और वो एक प्लेट में रखे हुए हैं। वो प्लेट ही पानी के ऊपर, पानी पे तो नहीं कहेंगे, वो एक दूसरा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वहाँ पे आ जाएगा कंसेप्ट, उस पर वहाँ बात करेंगे, जो है वो फ्लोट कर रही है। तो प्लेट्स जो होती है, अब जब वो मूव करती है तो हो सकता है कि कुछ प्लेट्स ऐसी होगी जो आमने सामने एक दूसरे की तरफ आके मिलेगी, कुछ प्लेट्स ऐसी होंगी जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाके मिलेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो 3 अलग अलग डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज के रेफरेंस में हमें केवल 2 तरह के मूवमेंट पढ़ने हैं। एक होता है जिसमें जो प्लेट्स होती है वो सेम डायरेक्शन में आके मिलती है, एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती है। इस तरह के मूवमेंट जो होता है प्लेट का, उसको कहा जाता है कन्वर्जेंट मार्जिन्स, यानी अभी सारी प्लेटें, प्लेट किनारे, यानी ऐसे प्लेट्स जिसमें वो एक दूसरे की तरफ आमने सामने आके मिलती है। इस तरह की प्लेट्स जो है, जहाँ पर भी 2 सेम डायरेक्शन में आने वाली प्लेट्स मिलती हैं, तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से वो टकराएंगी और बहुत तेज़ी से वहाँ पे अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस में वाइब्रेशन होगा और क्या आएगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा और वॉल्केनोज भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो हमारी अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है, उसका नाम है सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी परिप्रशांत बेल्ट, परिप्रशांत बेल्ट। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, यानी अग्निवलय भी इसे कहा जाता है। अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहलाने का कारण क्या है, इस पूरे जोन में बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज आते हैं और वो सारे वॉल्केनो एकदम एक्टिव होते हैं। एक्चुअली वॉल्केनो भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, जिसमें बैक टू बैक बार बार फ्रीक्वेंटली उसमें इरप्शन होता रहता है, उद्गार होता रहता है। और सेकंड होते हैं जो डॉर्मेंट होते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद में, कुछ साल पहले उसमें इरप्शन हुआ था, तो अब बहुत लंबे टाइम तक इरप्शन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। फिर उसके बाद में आता है नंबर 3 पे डेड वॉल्केनोज। डेड वॉल्केनोज वो होते हैं जिसमें बहुत लंबे करोड़ों सालों पहले कोई इरप्शन हुआ होगा और अब कोई चांस नहीं है कि इरप्शन होगा, तो ऐसे वॉल्केनोज डेड वॉल्केनोज होते हैं। तो जो पैसिफिक बेल्ट है, पैसिफिक ओशन है, उसमें जो वॉल्केनोज आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं, वो बहुत ही इंटेंस या बहुत ही गहरे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं आपको इसका एरिया दिखाती हूँ सबसे पहले मैप में, फिर आप समझ पाएंगे कि कौन सा जोन है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ पर एशिया है, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। इट मीन्स ये बीच का जो ओशन है ये पैसिफिक ओशन है। इस पैसिफिक ओशन में आपको ये जितने भी ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे से ब्लैक डॉट्स जो है वो क्या दिखाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में दिखा रहे हैं। यानी बहुत ही सक्रिय जो ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनोज जो है, वो यहाँ पर इस पूरे जोन में यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पूरी एक क्या हो गई, बेल्ट बन गई जो पूरे पैसिफिक ओशन को घेरे हुए है। इसलिए इसको कहा जाता है परिप्रशांत मेखला या सरकम पैसिफिक बेल्ट। और ये एक्टिव वॉल्केनोज और अर्थक्वेक के लिए जानी जाती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो डार्क कलर यहाँ पे दे रखा है, ये डीप अर्थक्वेक जोन भी शो कर रहा है। तो डीप अर्थक्वेक जोन्स वो होते हैं, गहरे जो भूकंप है वो उन एरियाज में आते हैं जहाँ पर दो जो चट्टानें होती है, दो जो प्लेट्स होती है वो आपस में टकराती हैं। इट मीन्स कन्वर्जेंट मार्जिन्स, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन सा हो गया, सरकम पैसिफिक बेल्ट। सेकंड बेल्ट आता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये भी वो बेल्ट है जहाँ पे 2 अलग अलग जो प्लेट्स होती है वो आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं। इस जोन में भी वॉल्केनोज जो है वो देखे जाते हैं। कौन से एरियाज के, इंडियन ओशन के एंड मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसके जो वॉल्केनोज है वो यहाँ देखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 आता है मिड ओशनिक बेल्ट, यानी कि मध्य महासागरीय बेल्ट। ये वो एरिया होता है जिसमें प्लेट्स 2 डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। इस तरह की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मार्जिन्स या अपसारी प्लेट किनारे कहते हैं। अब क्योंकि 2 डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो इतने ज़्यादा इंटेंस या बहुत ही खतरनाक वाली जो वॉल्केनो या अर्थक्वेक्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। बट फिर भी प्लेट्स अगर मूवमेंट कर रही है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो हो ही रहा होगा, इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज भी आते हैं। नेक्स्ट आता है ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट। ये है अफ्रीका का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी जो भाग है, वहाँ पर भी कुछ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ये भी डाइवर्जेंट मार्जिन्स वाली बेल्ट है। देन आता है वॉल्केनिक हॉट स्पॉट्स। ये एक अलग एरिया होता है। ये एक्चुअली कौन सा होता है, व्हेन अ वॉल्केनो इरप्ट्स नॉट ऑन द मार्जिन्स बट मिड ऑफ द प्लेट।
इट इज़ कॉल्ड हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट कौन से होते हैं? वो एरियाज जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, लेकिन प्लेटों के किनारे पे नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है? किसी भी प्लेट के बीच में होता है। तो वो जो बीचों बीच का एरिया होता है वो क्या कहलाता है? हॉट स्पॉट कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, इस मैप के अंदर दिखाए गए हैं। ये जो बड़े बड़े सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े जो डॉट्स है, ये बड़े वाले डार्क जो डॉट्स है, ये दिखाए जा रहे हैं हॉट स्पॉट्स को। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, तो अब चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी एंड वॉल्केनोज गिवन इन फिगर 4.2। ये वही मैप के बारे में बात हो रही है जो अभी मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पर आपको वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। You will notice a line of dots in the central parts of the Atlantic Ocean, almost parallel to the coastline. आप अटलांटिक ओशन देखेंगे, अटलांटिक ओशन ये रहा, यहाँ पे बीच में दिया हुआ है ये अटलांटिक ओशन। यहाँ पे बीच में आपको पूरी छोटी छोटी सी डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट जो है वो किसको दिखा रहे हैं? शैलो अर्थक्वेक सेंटर को, यानी अर्थक्वेक आएगा लेकिन उसका जो सेंटर होगा वो इतना ज़्यादा गहराई में नहीं होगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट फर्दर एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन। ये जो पॉइंट होगा ये आगे चल के यहाँ पे इंडियन ओशन में भी जा रहा है, धीरे धीरे ये वाली जो डॉट्स है वो इंडियन ओशन में जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इट बाइफर्केट्स अ लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ वन ब्रांच मूविंग इनटू ईस्ट अफ्रीका एंड द अदर मीटिंग अ सिमिलर लाइन फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गिनीना। तो यहाँ से ही पूरे के पूरे दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच यहाँ जाएगी, एक थोड़ा सा इंडियन सबकॉन्टिनेंट की साइड चली जाएगी। देन द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन coincides with the alpine Himalayan system। एक लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्पाइन जो माउंटेन्स है और हिमालयन माउंटेन है वहाँ के आसपास में भी फैली हुई है, तो वो वाली लाइन हो गई। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इन जनरल द फॉकी ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशनिक रिजेस आर एट शैलो डेप्थ। जो मिड ओशनिक रिजेस होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं ये वाले, ये इनका जो यहाँ पर जो अर्थक्वेक आएंगे वो इतने ज़्यादा गहरे या इंटेंसिटी वाले, डीप इंटेंसिटी वाले नहीं होंगे। ठीक है, नॉर्मल अर्थक्वेक्स आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, द मैप ऑफ वॉल्केनोज ऑल्सो शो अ सिमिलर पैटर्न। द रिम ऑफ द पैसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर ड्यू टू द एक्सटेंसिव एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन दिस एरिया। और जो पैसिफिक ओशन के आसपास का ये जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, इसको रिंग ऑफ फायर या रिम ऑफ फायर भी कहा जाता है, या परिप्रशांत मेखला भी इसे कहते हैं हिंदी में, और अग्निवलय भी इसे कहा जाता है। तो कहलाने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है और ये हो गया हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट करना ना भूलें। और इसके आगे का जो पार्ट है, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, और अपना अच्छे से ख्याल भी रखिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।